आओ, टुन्ना टुन्ना, ताक दिन आ दिन आओ। मैं ये लेक्चर आज नहीं करूंगा। आओ। अच्छा है। अरे मजनू कैसे नहीं करेगा लेक्चर? अरे अपन के भी मार्केट में दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। हाँ। अच्छा है, करना तो पड़ेगा तुझे लेक्चर, करना तो पड़ेगा। अरे आलू ले लो, अरे कांदा ले लो। हाँ तो भैया चलिए हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर में। तो भैया जो लेक्चर है सोल्यूशन यानी विलेन चैप्टर का, ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 5 है ये। इसमें सारे जो डाउट होंगे, जो रिवीजन होंगे, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के मैं करा दूंगा। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है बस, वांट ऑफ फैक्टर, बस उसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। और बाय द वे इसका जो पाप है और जो नोट्स है, असाइनमेंट है, वो सारे के सारे मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे 2 से 3 दिनों में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने नोट्स में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखा हुआ है, तो आप जो है जो पीछे वाला है उसको तो लगा ही सकते हैं, मैं कुछ नया भेजूंगा उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो भैया आज क्या है भैया, आइए ध्यान से इसको सीखते हैं। तो देखिए भैया, वांट ऑफ फैक्टर जो होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर, वीएचएफ लिख देना है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणांक, ये होता है भैया। वांट ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, हाफ माने आधा, दिमाग में समझ लीजिएगा, बस साइंटिस्ट का नाम था। जैसे गटरमैन रिएक्शन होता है तो मैन गटरमैन, अब क्या गटर में गया है क्या आदमी? ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस नाम रख दिए भैया। आइए चलिए देखिए, सैंडमैर, सांडमार रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे होते हैं भैया। चलिए तो देखिए, वांट ऑफ फैक्टर को दिखाते किससे, बाय डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया स्मॉल आई से। ठीक है, स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया देखिए, वांट ऑफ फैक्टर लगता किस पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जरा ध्यान से सुनिए, जैसे कोई विलेन जब बनता है, कोई सोल्यूशन जब बनता है, तो उसमें क्या होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलायक के रूप में जनरली लोग पानी लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जब भी मिलेगा बोर्ड में तो आपको पानी ही मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कभी बेंजीन ये सब दे देता है तो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर केस में पानी ही देते हैं लोग। तो पानी में अगर कुछ विलेय डालते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए, सुक्रोज डाल दिए, ये सब डाल दिए, तो ये सब जो है अपने आयनों में टूटते नहीं है, ये प्लस माइनस चार्ज में नहीं टूटते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो पानी के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह, उसके बीच में आके घुस के बैठ जाते हैं, बस सिंपल। ये प्लस माइनस में नहीं है भैया चलो छटक, ये सब कुछ नहीं करते। लेकिन अगर वहीं आप नमक डाल दें, नमक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, NaCl। तो भैया आपको पता ही है, नमक जो होता है वो पानी से बहुत विरोध करता है। जैसे ही ये पानी में कूदेगा, धाए से टूट जाएगा, किसमें? इसमें टूट जाएगा भैया, ये Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। Na प्लस Cl माइनस देगा, ये आयन दे देगा। तो इससे होगा क्या भैया कि हमने तो एक मॉलिक्यूल डाला था, लेकिन टूट के एक मॉलिक्यूल इसका बन गया, एक मॉलिक्यूल इसका बन गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन गए। तो अब भैया जब उसका अणुभार निकालने जाएंगे या उनका अणुसंग गुणधर्म निकालने जाएंगे, तो उसमें कुछ क्या मिलेगा हमें? एरर मिलेगा, कुछ उसमें त्रुटि मिलेगी हमको। तो जिस कारण से वॉन थॉप ने इसको बड़ा एनालिसिस किया बहुत अच्छे तरीके से, और ये कहा कि अगर कोई आयन, ठीक है, कोई आयनिक फॉर्म में अगर कोई, इसको क्या बोलते हैं भैया, जो आयनिक फॉर्म में पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। तो वॉन-थॉप ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट वाला विलेय किसी विलायक में डाल के अगर विलेन बनाया जाता है, तो उनके अणुभार में या अणुसंघ के गुणधर्म में या परासरण दाब, जो भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, उसमें क्या आ जाता है भैया? एरर आ जाता है, त्रुटि आ जाता है। तो बस इसको सही करने के लिए वॉन-थॉप ने अपना एक फैक्टर दिया, जिसे बोला जाता है वॉन-थॉप गुणांक, जिसे आई से लिखते हैं। ठीक है, तो भैया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वॉन-थॉप फैक्टर किसके लिए लगाते हैं? फॉर इलेक्ट्रोलाइट। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए वॉन-थॉप फैक्टर लगाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो हिंदी में, अरे मामू इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। अरे पापा में पापा। ठीक है भैया, मैं कसम तू आराम से समझते रहेगा, सारा डाउट क्लियर होगा। ले पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास में पानी, पानी ना पानी, लोटा में पानी, पानी ना पानी, ले बोतल में पानी, पानी ना पानी, ले बोर्ड में पानी, पानी ना पानी। बड़ो बड़ो रोज कहता हूँ बड़ो, पानी पीता रहे बड़ो, बड़ो अपने लगे पानी लगे बैठा कर बड़ो, प्लीज बड़ो प्लीज। मैडम जी पानी लेकर बैठा करिए, मैडम जी पानी लेकर बैठा करिए, एनर्जी मिलती रहेगी मैडम जी। क्योंकि जब ये 2.5 किलो का मार्कर बोर्ड पे लिखता है ना, तो कॉन्सेप्ट उगता नहीं और जाता है। चलो यहाँ देखो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लोग लगाएंगे वॉन-थॉप फैक्टर, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। चलिए अब देखिए कैसे। अब देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है भैया। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। तो देखिए मैं यहाँ पे इकट्ठे बता दे रहा हूँ। ठीक, तो भैया एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरा होता है भैया
वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक को हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, दुर्बल विद्युतक घटक, तो ये होता है। अच्छा देखिए इसमें क्या क्या निकालने को आपको बोलेगा, एक तो आई निकालने को बोलबे करेगा। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर का जो स्ट्रांग वाले का जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन स्ट्रांग कौन नहीं है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि स्ट्रांग है। ठीक है, NaCl, NaCl एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ध्यान से रख लीजिए। अच्छा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है KCl, ये भी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, HCl और HNO3, ठीक है, HCl क्या होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, और लिख लीजिए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ज्यादातर यही यूज होते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं भैया इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये जैसे ही पानी में जाएंगे पूरा पूरा दंदना के दर 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 दर, एक प्लस एक माइनस दर 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 दर, एक प्लस एक माइनस दर 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 टूट जाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl पानी में गया, NaCl पानी में गया तो पूरा का पूरा Na प्लस निकल जाएगा, अब पूरा का पूरा Cl माइनस निकल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए खास बात आप ध्यान रखेंगे, इनका जो अल्फा वैल्यू होता है, अल्फा, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं भैया इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। ठीक है, वियोजन की मात्रा, इसको बोलते हैं हिंदी में वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आपको दी होगी, लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू यूज नहीं करना है, उसका पॉइंट वाला वैल्यू यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपका अल्फा दे दिया 10%, तो क्या आप 10% उड़ा के ढाई से रख देंगे क्वेश्चन में, नहीं, आपको 10% नहीं रखना है, आपको परसेंटेज से उसको पॉइंट में चेंज करना है। तो परसेंटेज से पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भैया, इसको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया है, 100 से डिवाइड देते हैं, तो 10 को 100 से डिवाइड दे देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 0.1, इतना आएगा। तो इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो अल्फा जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आप याद रखिएगा, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है भैया, 1 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये सब इसके क्या होते हैं भैया, एग्जाम्पल हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ये अगर पानी में गए, ये जली विलयन में अगर गए तो ये पूरा पूरा टूट जाते हैं अपने आयनों में, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक, तो इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है भैया, इस पे आराम से लोग लगा सकते हैं। और इसका अगर आई की बात करें, आई इसका कैसे निकालेंगे, तो वॉन टॉप ने बताया था कि अगर इसका आई निकालना है स्ट्रॉन्ग वाले का, तो आप क्या करेंगे भैया, बाद बाद के कण, ठीक है, मतलब रिएक्शन जब होगा तो उसके बाद जितने कण होंगे उसको डिवाइड कर दीजिए पहले के कण। ठीक है, पहले के कण से, तो आप इसका वांट ऑफ फैक्टर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा इसका 1 होता है, कभी चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बाद के कण, यानी जैसे रिएक्शन हुआ तो उसके बाद जो बनेगा वो लिखना है और डिवाइड कर देना है पहले के कण से। जैसे एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा हुआ ये, तो देखिए NaCl जो है, ठीक है, ये पानी में गया, टूट के क्या दिया, Na प्लस और Cl माइनस। तो बताइए इस रिएक्शन का आप आई कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर जी रिएक्शन के बाद तो यही दोनों बने। ठीक है, तो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, टोटल कितना हुआ, 1 और 1 2 हुआ, तो आप लिखेंगे 2, ये बाद का, डिवाइड कर देंगे पहले। पहले कितना मोल यूज कर रहे थे भैया, पहले तो ये सब एक के साथ थे चपकल। ठीक है, तो ये 1 के बार यूज हुआ, तो आप डिवाइड कर देंगे 1 से। ठीक है, तो यानी इस रिएक्शन का जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आई निकालना है, और अल्फा तो इसका 1 होता है। ठीक, ये हो गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ज्यादा माथा पेची वीक वाले में होता है भैया, दुर्बल वाले में। दुर्बल देखिए क्या करता है, अरे भाई ये तो स्रोत एक खत्म हो गया भाई, हाँ भाई यहाँ देखो, अरे शक्ति ग्लास पाल हो रहा है, अरे शक्ति गई तेल लेने पहले, यहाँ देखो। ठीक है, अच्छा देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे करना है भैया, इसका अल्फा जो होता है, पहले ध्यान रख लीजिए, 1 नहीं होता है। ठीक है, इसका अल्फा तो 1 होता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो मैंने यहाँ इक्वल लगा के काट दिया है। ठीक है, ये 1 नहीं होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, वो कितना कम होता है ये आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तब आइए कहते हैं इसको, वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। चलिए अब देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या क्या मिल सकता है। ज्यादातर बोर्ड में आपको यही देखने को मिलेगा, CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ठीक है, ध्यान से ये सब नाम लिख लीजिए कॉपी में अपने। एसिटिक अम्ल, या तो आपको ये देखने को मिल सकता है C6H5COOH। ठीक है, C6H5COOH, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए। ज्यादातर आपको बोर्ड में यही दोनों से सवाल मिलेंगे, अगर मिला तो वांट ऑफ फैक्टर से, नहीं तो भैया जनरली मिलता नहीं है इसमें। अच्छा, और लिख सकते हैं भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और कौन होता है भैया, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और कौन होता है भैया, NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक
वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और किसको लिख लें भैया, और किसको लिख सकते हैं, हाँ एक और लिख लीजिए, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ठीक है, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटी वगैरह के डंक में होता है ना, आपको काट लेगी आके धाए से तो आपका छरछरा जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट आप ध्यान रखिए, आप ज्यादातर ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, एस्टिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला होता है, इसका अल्फा 1 के बराबर नहीं होता है। तो अब इसका आई कैसे निकालेंगे भैया, देखिए आई इसका भी निकालने के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे, लेकिन ये सब जो होते हैं ये सब पूरा पूरा नहीं टूटते हैं भैया, जो पूरा टूट जाता है उसका ना अल्फा 1 होता है। अब जब ये पूरा नहीं टूटेंगे तो इसलिए इनका अल्फा 1 नहीं होता, ठीक है, इनका अल्फा जो है 1 नहीं होता, 100% नहीं होता, ये 100% से कम टूटते हैं। इसीलिए भैया इनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, साम्य अवस्था, जो कि आप लोग 11 में पढ़ोगे, लेकिन अब आपको यहाँ पे 11 में साम्य अवस्था में नहीं जाना है, आपको बस इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करना है, माँ कसम उससे चकाचक आंसर आएगा तेरा, तो मौत को छूकर टक से वापस आएगा। गले में खराश है भैया, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक। चलिए तो आइए, तो अब इसका क्या करें भैया, तो इसका अल्फा का फॉर्मूला देखिए कैसे सॉरी आई का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसका 2 आई का फॉर्मूला बनेगा भैया, आपको ध्यान रखना है, इसका 2 आई का फॉर्मूला बनेगा, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 आई का फॉर्मूला बनेगा। एक बनेगा भैया एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन के लिए, ठीक है, एसोसिएशन मतलब होता है क्या, जुड़ जाना, ठीक है, जुड़ जाना, संयोजन। और एक होता है डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन के लिए, ठीक है, डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, वियोजन, ठीक है। तो इसके 2 तरीके से फॉर्मूला आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो आप लिखेंगे आई बराबर में 1 प्लस ब्रैकेट में 1/n-1 और ब्रैकेट बंद करके अल्फा से इंटू कर देंगे, ये इसके आई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पे अल्फा आपको पता है क्या है, वियोजन की मात्रा परसेंटेज वाली, ठीक है। आई क्या है भैया, वांट ऑफ फैक्टर है, और ये स्मॉल एन क्या है भैया, ये पार्टिकल का नंबर है, ठीक है, पार्टिकल नंबर, कणों की संख्या, पार्टिकल नंबर, कणों की संख्या, कितने कण यूज हो रहे हैं एसोसिएट करने में यानी संयोजित होने में, तो आपको एन की वैल्यू वो रखनी है, ठीक। चलिए तो ज्यादातर फॉर्मूला आपको यही काम आएगा, ठीक है, ये वाला एकदम अच्छे से गोंच के याद कर लीजिए मैडम जी, गोंच के याद कर लीजिए, ठीक है प्लीज। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, ये आई का फॉर्मूला, ये एसोसिएशन वाला। अच्छा डिसोसिएशन वाला एकदम सिंपल है, इसका क्या होता है भैया, इसी फॉर्म में होता है, बस 1/n ना होके केवल n लिखते हैं। तो आप इसका अगर डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई बराबर में 1 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में अल्फा, इस तरह से आप डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एन की वैल्यू क्या होती है, वही पार्टिकल का नंबर होता है। माइक जिंदा होना भाई, तो चला गले खराश चक्कर में वही में माइक पे चला गया, बलगम बॉन्ड बन गया उसमें, ठीक है। चलो भाई यहाँ देखो, तो 1 प्लस n-1 इंटू में अल्फा, ये आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है भैया, ये एसोसिएशन वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे ज्यादातर बन जाते हैं, याद रखेंगे तो भैया चल जाएगा आराम से। चलिए तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा कचरा होता है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक। तो इतना चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अगर वांट ऑफ फैक्टर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से ना लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि वांट ऑफ फैक्टर में इलेक्ट्रोलाइट आना चाहिए, वैद्युत अपघट्य आना चाहिए, ये सब आने चाहिए, जिसमें प्लस माइनस में आयन में टूटे, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि सर जी सुक्रोज दिया है हम उस पर जाके वांट ऑफ फैक्टर चुसाने लगे, भैया ले लो तुम, ठीक है, छुछमाछर तुमसे बड़ा तक कोई नहीं रहेगा भैया, काट देगा तुरंत ही से, कहेगा लो लडुआ लो, तुम जाओ दोनों तरफ RHS LHS मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये सब इलेक्ट्रोलाइट रहने चाहिए तभी वांट ऑफ फैक्टर लगाएंगे, नहीं तो बाहर में जाओ तुम, ठीक है, नहीं लगाएंगे, हम सिंपल तरीके से लगाएंगे। अच्छा तो अब ये सारी चीजें हमने कर लिया, अब देखिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं हम, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलो भाई मित्रों, हैरान 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 दे धनादन दे धनादन, अरे भैया खांसी है, अरे खांसी की ऐसी की तैसी रे सर्किट, ठीक है। चलिए भैया यहाँ देखिए, अरे नमस्कार देवियों सज्जनों, यहाँ देखिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे भैया, तो वांट ऑफ फैक्टर जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने निकाल लिया, आई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, हमको पता चल गया कि हाँ इसका जो अणुभार वगैरह है वो थोड़ा सा एरर देता है, टूटी देता है, तो हम उसको वांट ऑफ फैक्टर से सही करके निकाल लेंगे, आई के मान निकाल लेंगे। तब जो हम लोगों ने चारों अणुसंघ गुणधर्म पढ़ा है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन कौन सा पढ़ा है भैया, चारों,
परासरण दाब पड़ा है, RLBP पड़ा है, DPFP पड़ा है और ELBP पड़ा है। तो इन चारों में मल्टीप्लाई कर देंगे I से, तो ये हमारा मान सही आ जाएगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही आएगा। ये नहीं कि सुक्रोज ग्लूकोज इन सब के लिए लगाने लगे। ठीक है, ये सब नहीं टूटते अपने आयनों में। तो भैया हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं? तो देखिए, पहला पाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? मारुति लिखते थे, मारुति लिखते थे। ठीक है, तो अब इसमें इंटू कर देंगे I से, तो ये I का ये एकदम सही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या लिखते थे भैया? RLBP लिखते थे। RLBP कैसे लिखते थे? डेल्टा P बाई P नॉट। ठीक है, डेल्टा P यानी प्रेशर चेंज बराबर होता है काई ऑफ सॉल्यूट के, इधर भी इंटू कर देंगे I से, तो ये मान भी क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या लिखते थे? ELBP क्वथनांक में, डेल्टा TB बराबर क्वथनांक में उन्नयन वाला, बॉइलिंग पॉइंट वाला, इसको लिखते हैं KB इंटू में मोलैलिटी, और अगर इंटू कर देंगे I से तो ये मान भी क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। देखिए सारे फॉर्मूले सब सेम है, बस I से इंटू करना है। ठीक है, और चौथा आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा कौन सा? डेल्टा TF वाला, इसका फॉर्मूला होता है KF इंटू में मोलैलिटी, बस इसमें भी इंटू कर देंगे अगर I से, तो ये मान भी क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। लेकिन I से जब इंटू करेंगे ये सारा मान, तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल किसके लिए होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए होना चाहिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए होना चाहिए, जो अपने आयनों में टूट जाए, प्लस माइनस में जो टूट जाए, तो ये सब उनके लिए करना होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट ना रहे तो बस आप I को हटा दीजिए, तो ये सब सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने पीछे वाले पार्ट्स में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए भैया आपको समझ में आ गया ध्यान से। इस पर एक क्वेश्चन अब आइए कर लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ और प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन का, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। चलिए आइए करके दिखाते हैं भैया। इलेक्ट्रोलाइट शब्द ध्यान रखिएगा, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट बताया वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए चलिए, तो इसमें सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है भैया, जो ज्यादातर एग्जाम में लोग पूछ देते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ देंगे, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया गया, ठीक है, कि बताइए इनमें से किसका परासरण दाब अधिक होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ पूछ देगा, बताइए इन चारों में से किसका परासरण दाब अधिक होगा, या किसका जो है क्वथनांक अधिक होगा, इस तरह से पूछ देगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया, 1 2 3 और यहाँ पर मैंने दिया 4। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया 4। अब मैंने 1 में लिखा NaCl, ठीक है ना, NaCl, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, अरे भैया क्या लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ HNO3, ठीक है, HNO3 लिख दे रहा हूँ। इधर मैं लिख दे रहा हूँ Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, KCl। चलिए इस तरह से मैंने लिख दिया। तो अगर मैं पूछूं बताइए इन चारों में से किसका परासरण दाब अधिक है, किसका पाई अधिक है, तो आप कैसे बताएंगे इन चारों में से किसका अधिक है? तो आपको क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू मारुति, ये होता है। ठीक है, इसकी मोलारिटी, टेम्परेचर, ये सब कुछ दिया नहीं है, तो भैया हम क्या मान लेंगे कि सब एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो सबका क्या पाई सेम हो जाएगा? नहीं, सेम नहीं होगा। देखिए ये सब इलेक्ट्रोलाइट है भैया, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सब टूट सकते हैं। ठीक है, ये सब आसानी से प्लस माइनस में टूट सकते हैं। तो भैया हम लोग क्या करेंगे भैया, इसके पाई में इंटू करेंगे I से। ठीक है, I से इंटू कर देंगे, तब जाके ये हमारा आंसर अब सही आएगा। तो देखिए पाई इक्वल टू मारुति तो होता है, अब सबका मोलर्टा टेम्परेचर ये सब अगर दिया होता, मोलर्टी टेम्परेचर वगैरह, तो रख के हम लोग निकालते, लेकिन अभी किसी का दिया नहीं है, बस हमें डायरेक्ट पूछा है बताइए किसका पाई अधिक होगा। तो ये चीज तो सबके लिए भैया सेम हो जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, क्योंकि अलग तो किसी का है नहीं। दिया होता तो रखते, नहीं दिया तो हम सबका सेम मान लेंगे। हाँ, लेकिन चेंज क्या हो सकता है भैया? ये चेंज हो सकता है वांट ऑफ फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब ये आयंस में टूटेंगे तो भैया बाद का कण अपॉन पहले का कण से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए करके देख लेते हैं। ठीक, वही आपको करना है। जब तक आपको वीक वाला ना दे तब तक वो एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला मत लगाइएगा, आप स्ट्रॉन्ग वाला से फॉर्मूले से लगा सकते हैं आई का। चलिए, तो भैया इसके लिए आई कितना निकालेंगे तो आएगा, इसके लिए निकालेंगे तो आएगा भैया 2 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए निकालेंगे तो कितना आएगा आई भैया, इसके लिए भी निकालेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि H प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस, NO3 नाइट्रेट आयन होता है भैया, ये माइनस में टूटता है। ठीक है, ये एक साथ टूटता है। इसका चार्ज वगैरह मैंने लिखवाया है किसमें, जब मैंने IUPAC का नेमिंग कराया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसका प्लेलिस्ट पड़ा होगा, जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने कराया है कितना चार्ज होता है कितना नहीं होता है, और अगर नहीं तो आप गूगलिया पे सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा भैया, आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए, अच्छा इसका निकालेंगे कितना आएगा भैया, अगर इस वाले का निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर, तो देखिए मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Al2SO4 का होल थ्राइस लिखा है। ठीक, तो देखिए जैसे ही ये टूटेगा तो एल्युमिनियम टूट जाएगा, ऐसे एल्युमिनियम का चार्ज +3 होता है। ठीक है,
और ये SO4 पूरा साथ में निकलता है, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। SO4 का चार्ज होता है -2, इस तरह से निकलेगा। तो अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ 2 बार है, तो ये भी तो 2 बार निकलेगा ना, बैलेंस करके लिखेंगे ना। अब देखिए SO4 यहाँ 3 बार है, तो SO4 भी 3 बार होना चाहिए, तो यहाँ बैलेंस करके लिखेंगे। तो अब बताइए इसका I कितना आएगा। देखिए बाद के कितने कण हो गए, 2 इसका 3 इसका, तो 2 और 3 कितने हुए, 5 हुए भैया। तो आप लिखेंगे 5 डिवाइड बाई में पहले कितने हैं, तो पहले तो ये सब एक के साथ थे ना, तो एक ही मोल मानेंगे इसका 1, तो इसका जो I आएगा वो कितना आएगा भैया, 5 आएगा। ठीक है, इसका I 5 आएगा। अच्छा KCl क्या होगा भैया, K और Cl वही NaCl की तरह है, इसका भी I क्या आएगा भैया, 2 आएगा। तो अब देख लीजिए ये सब तो सबके लिए सेम था भैया, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आई के, समानुपाती हो गया, यानी जिसका आई ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब है, अगर किसी का आई कम होता तो उसका पाई कम हो जाता। तो अब आप क्या करेंगे भैया, ये रिलेशन यूज करके देख लीजिए यहाँ पर किसका आई ज्यादा है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, बस इसी का 5 है, तो इसका आई ज्यादा है, मतलब इसका परासरण दाब भी क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। तो ये आंसर आपका टिक हो गया, करेक्ट हो गया, और आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप ध्यान से नहीं लगा के निकाल सकते हैं। आप आयन को तोड़ के देख लीजिए कितना आई है, और आई से आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें बस ये बोला हो नॉर्मली कि परासरण दाब कितना होता है, क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, ऐसे बोलना चाहिए। अगर अलग अलग मोलल्टा टेम्परेचर सबका दे दिया तो सबका रख के निकालना पड़ेगा कि भैया कितने पे कितना आ रहा है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मैंने कर दिया, हालांकि ऐसे ही लोग देते हैं। चलिए, तो ये हो गया भैया, सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, और भिड़ते हैं नए क्वेश्चन से। ठीक है भैया, अरे बाबू, अरे भैया पहचानो ना हमको, अरे भैया सुन लो, कान में बत्ती डाल के खोल लो। ठीक है, चलो भैया यहाँ देखो। तो अब आपका क्वेश्चन मैं एक बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि KCl है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है, वो जल में पूर्ण वियोजित है, यानी टोटल डिसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, आप समझिए। KCl लिया गया है भैया, तो पहले ही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए माँ कसम ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, पूर्ण वियोजित हो जा रहा है मतलब टूट जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम जल में जब KCl को घोला जाता है, ठीक है, पानी का जो वैल्यू है दिया है हमको, कितना, 1 किलो। ठीक है, पानी का हमें वेट दे दिया, 1 किलो में इसको घोला जा रहा है। तो कह रहा है इसका जो हिमांक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट FP लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाता है, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बताइए कितना क्या निकालना है भैया, कितने ग्राम KCl घोलना होगा। तो हमें पूछ रहा है कि KCl का जो हमें वेट है वो हमें बता दीजिए, कितना ग्राम KCl घोले 1 किलो पानी में कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। ठीक है, और जल के लिए KF का मान हमें दे के रखा है 1.86, तो KF ऑफ जल कितना दे के रखा है, 1.86 दे के रखा है। ठीक है, तो ये आपको आंसर निकालना है भैया। आप कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से करके दिखा देते हैं भैया। ठीक है, चलिए, तो मैंने तो भैया याद कराया था, पानी का जो भी वैल्यू होता है KB और KF दोनों वैल्यू मैंने आपको याद कराया था। देखिए पानी का क्वेश्चन में दे के रखा, लेकिन अगर मान लीजिए दे के नहीं रखा होता तो आपको याद होना चाहिए वैल्यू। अब हर बार ऐसा नहीं है कि पानी ही मिले, लेकिन ज्यादातर केस में लोग पानी ही देते हैं, 100% पानी देते हैं लोग। लेकिन कभी कभी बेंजीन वगैरह दे देते हैं, तो उसका वैल्यू वो चिपका के देंगे आपको, उसका याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी का याद करके रखिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है ये भैया कि KCl है, उसको 1 किलो पानी में घोले। ठीक है, तो जो पानी का तापमान है वो -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में हमें KCl का वेट कितना यूज करना पड़ेगा, बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl क्या है भैया, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको तुरंत हिट करना चाहिए ये स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर से ही आंसर आएगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर से ही आंसर आएगा। तो कैसे निकालेंगे भैया, आइए कर लेते हैं भैया। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, हिमांक की बात कर रहा है, हिमांक में होना मन, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भैया, डेल्टा TF वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, बराबर में लिखेंगे KF। ठीक है, KF वगैरह भी दी यहाँ, तो KF इंटू में दिया गया भार, ठीक है, अपॉन में अणु भार इंटू में आयतन, केजी में यूज कर लेंगे क्योंकि केजी में ही दिया हुआ है, डायरेक्ट रख लेंगे। ठीक है, ये क्या इतने से आंसर आ जाएगा, नहीं अभी गलत है, ये तो नॉर्मल वालों के लिए होता है, ग्लूकोज सुक्रोज के लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट आया तो यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन क्या कर देंगे भैया, इंटू आई कर देंगे। ठीक है, ये काम करके हमको निकालना पड़ेगा, यही ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, चोमू की तरह गलत आ जाएगा, तो चोमू वाला काम नहीं करना है भैया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला यूज करना है।
अब आइए इसमें देख लेते हैं वैल्यू क्या क्या हमें दिया है। तो देखिए डेल्टा टी एफ को हम खोल सकते हैं कैसे, डेल्टा टी एफ को हम क्या लिख सकते हैं भैया, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये लिख सकते हैं भैया, ये सब पीछे हम कराए हैं, जाके देख सकते हैं आराम से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू दिया है -8 डिग्री सेल्सियस, ये किसका वैल्यू है आप जरा हमें बताइए, क्या ये डेल्टा टी एफ का है कि टी एफ नॉट का है कि टी एफ का है, ये किसका वैल्यू है। तो आप कहेंगे कि सर जी टी एफ नॉट जो होता है ये प्योर पानी का जो होता है वो टेम्परेचर होता है, तो भैया प्योर पानी का टेम्परेचर जो है जमने वाला वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो फिक्स रहता है, तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है, तो चेंज होता ही नहीं है, तो फिक्स रहता है पानी के लिए। तो भैया देखिए टीएफ और डेल्टा टीएफ में से वैल्यू किसी का हो सकता है, इसी में कंफ्यूजन होता है बाबू लोग कि भैया किसमें क्या रखें क्या ना रखें। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया कौन सी वैल्यू डेल्टा की होती है कौन सी टी की होती है। लेकिन नॉट वाला जो होता है वो फिक्स होता है, अब चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, नॉट वाला वैल्यू तो फिक्स रहता है ना, वो प्योर वाला ही का है, तो उसका फिक्स रहता है। रही बात इन दोनों की, ठीक है, अरे जानी इन दोनों को मारेंगे, जरूर मारेंगे, ठीक है, तो इन दोनों की जो बात है देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको 0.2 0.4 ऐसे 423 कुछ भी मतलब 0.628, ठीक है, 0 पॉइंट करके अगर आपको कुछ नंबर दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सारी की सारी वैल्यू किसकी है, डेल्टा टी वाली है, ठीक है, वो डेल्टा टी वाली वैल्यू है, अगर पॉइंट करके दे रहा है तब आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 0 पॉइंट करके वो वैल्यू दे रहा है तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए कि वो डेल्टा टी की वैल्यू आप डायरेक्ट उठा के वहां चपका दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा दे रहा है -8, ठीक है, या +6, ठीक है, इस तरह से, या 273 या 473 ऐसे करके दे रहा है तो आप क्या करेंगे भैया, वो आप टीएफ की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वो आप टीएफ की वैल्यू रखेंगे। और या तो आप क्वेश्चन में पकड़ के समझ सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि इतने से परिवर्तन हो गया, यानी बोल दे 0.4 से परिवर्तन हुआ, तो 0.4 क्या हो गया भैया, डेल्टा का मान हो गया, इतने से परिवर्तन हुआ ना, चेंज हुआ। लेकिन अगर बोल रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, इसका मतलब समझिए, मतलब पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जैसे ही उसमें केसीएल डाले तो उसका तापमान क्या हो गया भैया, और कम हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और ये -8 कम हो गया, तो जो -8 है वो किसका वैल्यू है, टीएफ का है ना, 0 से तो कम हो गया ना। तो इस तरह से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। आइए भैया, और एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि डिग्री केल्विन का चेंज और बराबर सेल्सियस का चेंज ये दोनों सेम होता है। जैसे मान लीजिए आपको डेल्टा टी दे दिया कितना, 0.2 डिग्री सेल्सियस दे दिया डेल्टा टी का वैल्यू, तो अभी नहीं कि सर जी चेंज करने जा रहे हैं हम केल्विन में, यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। डेल्टा टी का मान अगर दिया है, ध्यान से सुन लीजिए, डेल्टा टी अब चाहे बॉइलिंग पॉइंट के लिए दे चाहे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए दिए, ये वैल्यू सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि केल्विन का जो चेंज है वो बराबर होता है डिग्री सेल्सियस के चेंज के, देखिए चेंज के बराबर होता है, ये नहीं कि के बराबर सी लिख दें, ऐसा नहीं होता है, चेंज के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। इसीलिए अगर डेल्टा टी कुछ भी दे, केल्विन दे सेल्सियस दे, आप उसको उठा के डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, उसको चेंज फेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सिंपल वाला टी एफ टी वी होता है इसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है मुन्ना है। चलिए, अरे पुत्र पत्ता, समझ रहा है ना पुत्र, चलिए भैया आइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू देख लिया भैया, अब देखिए ये इतना बोल रहा है कि हो जाना चाहिए, तो आइए पहले डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू में टी एफ नॉट कितना रख ले भैया, इसको रख लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस को कैलविन में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, 273 कैलविन आ जाएगा। अब माइनस टी एफ कितना हो जाना चाहिए भैया, -8 डिग्री सेल्सियस, तो -8 डिग्री सेल्सियस को कैलविन में कैसे लिखेंगे, तो कैलविन में हो जाएगा भैया 273, और इसमें प्लस कर देंगे, -8, तो +-8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 13 में से 8 गया, कितना बचा, 8 9 10 11 12 13, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये माइनस और ये हो जाएगा 265, ठीक है। तो भैया जैसे ही डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा भैया, ये डेल्टा टी एफ इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गया, कितना बचा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है, 8 बचेगा, यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ठीक, तो ये पूरा खत्म। चलो भैया बाहर में जाओ तुम, तो ये हो गया
ये इधर 0 0 बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस में आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, वैल्यू छोटी है, तो आंसर प्लस में आएगा और ये केल्विन में आएगा, ठीक है। तो +8 केल्विन। तो हम लोगों ने डेल्टा TF का मान निकाल दिया, +8 केल्विन। यहाँ पर मैंने चेंज निकाल दिया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हैं डेल्टा TF में, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल गया। अच्छा, KF हमें दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। हमें भार नहीं पता है इसका, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। अणु भार, हाँ KCl का अणु भार हम कैसे निकालेंगे भैया, देखिए मोलर मास। K का अणु भार कितना होता है भैया उसका, और क्लोरीन का अणु भार कितना होता है उसको, दोनों को जोड़ देंगे। तो K का कितना होता है भैया अणु भार, मोलर मास होता है 39 होता है, ठीक है। 39 होता है, क्योंकि आता है 19 नंबर पे, तो 19 9 के 9 18, हाँ 39 होता है। तो ये हो जाएगा 39, और प्लस कर देंगे क्लोरीन का अणु भार। क्लोरीन का अणु भार होता है भैया 35.5, तो इसमें ऐड कर देंगे 35.5। तो बताइए कितना आ जाएगा ये। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया ये, 9 10 11 12 13 14 का 4 हाथ में लगाया, 3 6 1 7, 74.5, ये इसका अणुभार आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ यूज कर लेंगे। पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 kg दिया हुआ है, यहाँ रख लेंगे ध्यान से। आई कैसे निकालेंगे भैया, आई वही KCl को तोड़ देंगे। KCl को जब तोड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बाद का कण अपॉन पहले का कण, तो बाद के 2 बनेंगे, अपॉन पहले के 1 रहेंगे, तो 2/1। आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस सारी वैल्यू मिल चुकी है, इधर रख लीजिए। आइए भैया, ठीक है, ध्यान से रखिए, ठीक है। इतना कम हो जाना चाहिए, तो ये +8 मैंने यहाँ निकाल दिया। तो इस तरह से निकालना। अब आइए रख लेते हैं डेल्टा TF कितना है भैया, ये आया है +8। -8 नहीं रखेंगे, उसको यहाँ रख के सॉल्व किए हैं। -8 को कैलोरी में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, 273 जोड़ लीजिएगा, मैंने पीछे बताया था कैसे करना है। 8 उठा के रख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर के KF की वैल्यू कितना दिया भैया, 1.86 इंटू में, और उभाड़ा में निकालना है। इंटू में आई कितना है भैया, 2 आएगा। KCl के लिए निकाल के देख लीजिएगा, ठीक। अणु भार कितना है भैया, 74.5, इंटू में वॉल्यूम कितना है, 1 है। सबको अब उठा के इधर भेज दीजिए भैया। ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, W फॉर्मूला बन जाएगा 8 इंटू में 1 का इंटू करेंगे, यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 74.5 डिवाइडेड बाई में, ये सारे नीचे आ जाएंगे, 1.86 इंटू में 2। बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर चकाचक आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व कर दे रहे हैं। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, वो में कहा दम था। कहाँ है भाई कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर यूज करते हैं जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बोर्ड में कैलकुलेटर थोड़ा करना है, इसलिए अपने माइंड से सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू में 74.5, तो ये आ रहा है भैया, ऊपर अगर इंटू कर रहे हैं तो ये आ रहा है 596, ठीक है। और नीचे अगर इंटू कर रहे हैं 1.86 इंटू में 2, तो ये आ जा रहा है 3.72। अब इन दोनों को जब डिवाइड देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 596 डिवाइड बाई 3.72, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ रहा है W बराबर में 160.2, ठीक है। उसके आगे बहुत जा रहा है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हम लगा लेते हैं, ये आ गया। अब ये वेट आपने निकाला है, तो वेट आपका किसमें आएगा, ग्राम में आएगा, तो आपको इसमें लगा के ऐसे लिख देना है, ये आपका आंसर 100% सही है। इस तरह से आप इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो मैंने ये आपको बता दिया भैया अमाउंट ऑफ फैक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भैया। आज क्वेश्चन रिवीजन यही सब करना है, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन चैप्टर एक शॉट में खत्म, ये पूरा, ठीक है। पार्ट सीरीज मतलब खत्म हो जाएगा। चलिए मिटा दे रहे हैं भैया, ठीक है। ये आंसर है 160.21। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया, देखिए भैया, अपना जो नोट्स बनाया होता है ना कॉपी में, वो हमेशा काम आता है। ये मोबाइल का नोट्स कब तक काम आएगा, जब मोबाइल में देखिए भैया कुछ आ गया था, छनन 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 करने लगेंगे, उसी में पता चला आप दिमागे छन गया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। कॉपी जब तक पढ़ते रहेंगे, आंख उसमें गड़ा रहेगा, नहीं तो भैया एक बार इसमें घुसे तब तो ये ले बीतेगा, ठीक। अच्छा चीज तो देखेंगे नहीं, एक को बस घसकाए नहीं कि पूरा सन 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 सनन 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 वही झुनझुन बजेगा। चलिए, तो ये सब नहीं करना है भैया। आओ भाई, दूसरा क्वेश्चन आइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है भैया, दूसरा क्वेश्चन ने लिखा है, देखिए लिखा है बेंजोइक अम्ल का 84% द्वितीयीकरण मानते हुए, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक बेंजोइक अम्ल दिया है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। क्या बताया मैंने, C6H5COOH, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ध्यान से आपको पता चल गया इलेक्ट्रोलाइट है, और कौन सा है, वीक वाला है, ठीक है। वीक वाला है, तो वांट ऑफ फैक्टर तो लगेगा ही, आप यहाँ पे देख लीजिए इसको, ठीक है। इसका बोल रहा है 84% द्वितीयकरण मानते हुए, देखिए परसेंटेज की वैल्यू दिया 84%, यानी किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका अल्फा जो दिया वो कितना दिया, 84% दे दिया,
ठीक है, चलिए लिख के रख लेते हैं। कह रहा है 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में इतना ग्राम बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इधर कार्बन डाइसल्फाइड दिया है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड का कितना ग्राम लिया गया भैया, 50 ग्राम। इसका जो वेट लिया गया है वो 50 ग्राम लिया गया है, ठीक है, 50 ग्राम लिया गया है। और कह रहा है इसमें 0.61 बेंजोइक अम्ल डाला गया। इसका जो वेट लिया गया है वो कितना लिया गया, 0.61 ग्राम लिया गया, ठीक है, ये इतना लिया गया। और कह रहा है कि जब इसको इसमें डालें, ठीक है, जब बेंजोइक एसिड को CH2 के 50 ग्राम में डालें तो इसका जो क्वथनांक है उसकी गणना कीजिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट की गणना कीजिए, ठीक है। यानी आपको क्या पूछ रहा है भैया, बॉइलिंग पॉइंट, यानी पहले जिस पे उबल रहा था अब उसके बाद में उबलेगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, कोई डालने से बढ़ जाता है, मैंने बताया था आप लोग को। तो जब बढ़ जाएगा तो वही ना हुआ आपका जो क्वथनांक विलयन का हुआ, तो ये आपका टीबी पूछ रहा है, ठीक है। टीबी बराबर क्या होगा ये आपको पूछ रहा है कि भैया विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, ठीक है, यानी फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो भैया अब सोल्यूशन का क्वथनांक बढ़ जाएगा तो कितने से बढ़ेगा, तो टीबी से बढ़ेगा। नॉट वाला तो शुद्ध वाले का होता है, बढ़ता कितना है बिना नॉट वाला, टीबी। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। और क्या आपको दे के रखा है, तो आपने देखिए यहाँ पानी यूज नहीं किया, CH2 यूज किया, तो इसका देखिए आपको केबी दे के रखा है। कितना दे के रखा है भैया, ये दे के रखा है 2.3, ठीक है, दे के रखा है। और क्या रहा है CH2 का जो क्वथनांक है, यानी जितने पर ये पहले उबलता था, यानी इसका टीबी नॉट दे के रखा है CH2 का, कितना दे के रखा है, 46.2 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है, ठीक है। इस तरह से आपका देखिए ये सब रखा है। तो अब आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, चलिए। तो ये सब दे के रखा है भैया क्वेश्चन, अब आइए इसको ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि बेंजोइक अम्ल जो है CH2 में इतना जाता है, जिसका टीबी निकालिए, इसका अल्फा इतना है, वेट इतना है, ठीक है। टीबी नॉट दे के रखा है क्वेश्चन में, केबी इसका दे के रखा है क्वेश्चन में। चलिए आइए, तो भैया देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो C6H5COH रहता है, क्वेश्चन जब भी इसका देगा तो आपको ऐसे लिख के देगा द्वितीयकरण या द्विलकीकरण, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा रहेगा भैया, द्विलकीकरण, द्विलकीकरण, द्विलकीकरण या द्वितीयकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन इसका मतलब क्या हो भैया, कि मतलब 2 मोल मिलके, ये मान लीजिए 1 मोल इसका हुआ, 1 मोल इसका हुआ, तो ये 2 मोल मिलके क्या बना लेते हैं, 1 मोल बना लेते हैं, ठीक है, 1 मोल बना लेते हैं इस तरह से। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइमराइजेशन, मतलब किसी भी पदार्थ का 2 मोल जब जुड़ के 1 मोल बना लेते हैं तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन, ठीक है, द्विलकीकरण। तो भैया बेंजोइक अम्ल भी यही करता है, एसिटिक अम्ल भी यही करता है, इसीलिए क्वेश्चन में ज्यादातर यही दोनों मिलते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल दोनों के लिए, ठीक। तो भैया जब ये द्विलकीकरण हुए, यानी 2 मोल मिलके 1 मोल बना रहे, तो बताइए पहली बात तो ये वीक है, हाँ मानते हैं बिल्कुल वीक है सर जी। तो अब ये बताइए कि ये जुड़े कि टूटे, तो आप कहेंगे सर जी ये संयोजन हो रहा है, ये जुड़ रहा है, तो अब इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, वही वाला लगाएंगे, एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका हमें जो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है वो कैसे निकालेंगे भैया, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर में, ठीक है, क्या लिखेंगे भैया, डेल्टा टीबी बराबर में केबी इंटू में दिया गया भार बटा में अणु भार इंटू में आयतन, ग्राम में अगर दिया है तो ऊपर क्या कर लेते हैं 1000 से गुणा मार देते हैं, ये हो गया। इतना काम तो कर लेंगे, लेकिन अभी ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसमें अभी हमें आई से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, ठीक है। और इसका आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो भैया ये द्विलकीकरण कर रहा है यानी संयोजित हो रहा है, और ये वीक है, तो इसके लिए संयोजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने लिखवाया है। तो आइए सबसे पहले इसका आई निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला तो लगाना ही है, ठीक। आइए इसका आई निकाल के दिखा लेते हैं पहले। तो इसका आई लगाने के लिए क्या लगाएंगे भैया, 1 + 1/n-1 इंटू में अल्फा, ये लगाएंगे भैया। चलिए तो n की वैल्यू क्या रखते हैं भैया, जितने मोल जो है संयोजित हुए या वियोजित हुए, तो देखिए 2 मोल संयोजित है ना, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो आइए आई निकाल लेते हैं। तो आई बराबर लिखेंगे भैया 1 + n के लिए कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 हो गया, -1। अब देखिए अल्फा दिया है, हाँ ये दिया है 84%, तो क्या 84 यूज करेंगे, नहीं, इसको वैल्यू में लाके यूज करेंगे। तो 84% को वैल्यू में कितना लाएंगे, 84 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये वैल्यू में आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.84, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे भैया, 0.84 यहाँ पे धाए से रख देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा आई बराबर में, ठीक है, आई बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से
हाँ टीबी निकालना है चल। तो आई बराबर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से ये हो जाएगा 1 और ये हाफ -1, ठीक है, आधा -1 करेंगे कितना आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा भैया माइनस आधा, ठीक है, माइनस आधा आपका आएगा और यहाँ बच जाएगा 0.84, ठीक है भैया, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा ना, लेकिन एक का साइन बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला साइन आएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई इक्वल टू में 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.84, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 0.24 जाए 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आई बराबर में 1 माइनस 0.42, ये आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो इसको कैसे माइनस कर ले, 1.00 और 0.42 ऐसे माइनस कर लेते हैं। 10 में से 2 गया कितना बचेगा भैया, 8 बचेगा, ठीक है, 8, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा, इधर 0 बचेगा, ठीक, 9 में से 4 5, हाँ ठीक है। तो आई का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो आ रहा है 0.58, देखिए ये हमारा आई का वैल्यू निकल गया, ठीक है, एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा के आई का वैल्यू हमारा निकल गया। तो ये तो हमारा आ गया भैया, ठीक। हमें केबी का मान दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ 2.3 यूज करने के लिए, ठीक है। अणुभार, बेंजोइक एसिड का अणुभार, देखिए भैया विलेय का रखना होता है अणुभार, ही नहीं कि CH2 का धाए से रख दे। तो बेंजीन का अणुभार जो विलेय होता है उसका अणुभार रखना होता है, सल्यूट का, तो इसका अणुभार रख लेंगे, ठीक है। ग्राम में हमें विलायक का दिया हुआ है सॉल्वेंट का 50 ग्राम, ये रख लेंगे, ठीक है, और इसका दिया गया भार 0.61 है, इसको रख लेंगे। जब ये सब निकाल लेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी आ जाएगा। फिर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला उठा के इस वाले में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, डेल्टा टीबी बराबर में टीबी नॉट नहीं, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में टीबी माइनस टीबी नॉट होता है और फ्रीजिंग में नॉट माइनस बिना नॉट वाला होता है। तो इस फॉर्मूले में रख के हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए पहले डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, हमें सारी वैल्यू पता चल गई है। इसका अणुभार कितना आ जाएगा भैया, अणुभार देख लीजिए कितना आएगा, कार्बन का 6, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा भैया, 12 छक 72, ठीक है, 72 हो जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन एक 5 और ये 6, तो 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, प्लस एक कार्बन यहाँ पर भी है और, ठीक है, तो इसका भी 12 ऐड कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, तो हो जाएगा 32। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, रुक जाए फिर से जोड़ लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 हाथ में लगाए, 3 1 4 1 5 और 5 और 7 कितना हुआ भैया, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ रहा है 122, ठीक है, ये आपका अणुभार आ रहा है 122। तो चलिए अणुभार भी मिल गया भाई, ये ध्यान से रख लेते हैं भैया, निकाल लेते हैं। आई कितना है भैया, आई को यहाँ लिख के लगते हैं, आई आया है 0.58, ये हमारा आई आया है। चलिए आगे आइए भैया, ठीक है, चलो बड़ू आगे चलो, ठीक, बड़ू बच्चा है तू, ठीक है, ठीक है भैया, आइए। तो आई हमारा इतना है, रख लेते हैं, डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं भैया, कैसे आएगा, आइए, डेल्टा टीबी बराबर में केबी कितना दिया इसके लिए, कहाँ मिटा दिया क्या, 2.3, ठीक है, 2.3 दिख रहा है यहाँ पे, बस लिखे थे, चलिए 2.3 हो गया, दिया गया भाग कितना हुआ 0.61, ठीक, हल्का सा कहाँ गया, हाँ 1000 रखना है ऊपर, इंटू में आई कितना निकाले 0.58 रख लिए, डिवाइडेड बाई में, ठीक है, अणुभार कितना निकाले 122 निकाले, इंटू में वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं 50 ग्राम CH2, तो 50 ग्राम यहाँ पे रख दिए, ठीक, सारी वैल्यू मिल चुकी है, बस डेल्टा, वाह यार, ठीक है, डेल्टा टीबी निकाल लो, यहाँ से काट दो, ये 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 2 10 0, ठीक है, छटक के, और सबको इंटू कर लेते हैं फटाक से। चलिए तो डेल्टा टीबी बराबर में सबको इंटू करके डेल्टा टीबी ध्यान से निकालते हैं, ठीक, चलो भाई जल्दी खुलो, चलो बेड़ू चलो, कहाँ गया, हाँ, तो ये है 2.3 इंटू में 0.61, ठीक है, 0.61 इंटू में कितना भैया 20 हो गया, फिर इंटू में 0.58, तो ये आ रहा है भैया, ऊपर का जब सारा मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आ रहा है 16.2748, ठीक है भैया, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पूरा वैल्यू लेते हैं, नहीं कि पॉइंट का 2 वैल्यू ले उसके आगे छोड़ देना, मल्टीप्लाई में पूरा लेना होता है। अच्छा नीचे कितना बचा भैया 122, तो इसको डिवाइड कर देते हैं भैया, डिवाइड बाई में 122, तो ये आपका आ रहा है डेल्टा टीबी कितना आ रहा है भैया 0.133, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपने स्टैंडर्ड रखी है SI में, तो ये आपका किस में आएगा, केल्विन में ही आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, केल्विन में ही आएगा, ठीक, आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये तो हमारा डेल्टा टीबी आया भैया, डेल्टा टीबी, लेकिन हमें पूछ रहा है विलेन का क्वेश्चन आ गया, यानी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है, डेल्टा टीबी हमें मिल चुका है,
टीबी नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था भैया, रुकिए देख लेते हैं, मिटा दिया, ठीक है। टीबी नॉट, हाँ टीबी नॉट की वैल्यू हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, हम लिख दे रहे हैं 46.2 डिग्री सेल्सियस हमें दे के रखा था, ठीक है, दे के रखा था, तो हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा तो आ जाएगा ये, लेकिन हम माइनस का साइन इधर भेजेंगे क्योंकि हमें टीबी निकालना है। तो यहाँ से देखिए टीबी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, टीबी बराबर में, ठीक है, डेल्टा टीबी तो इधर ये है डेल्टा टीबी, और ये माइनस का जो टीबी नॉट है इधर क्या बन जाएगा, प्लस का टीबी नॉट, तो यहाँ हो जाएगा प्लस टीबी नॉट, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से रख दीजिए भैया। चलिए टीबी बराबर में डेल्टा टीबी कितना है भैया, इतना आया 0.133 केल्विन, ये केल्विन में है, प्लस टीबी नॉट किस में दिया है भैया, 46.2 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसको भी केल्विन में चेंज कर लीजिए। तो आप अगर केल्विन में चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है, तो अगर आप केल्विन में चेंज कर लेंगे इसको कितना आ जाएगा, इसमें क्या कर दें, 46.2 प्लस 273 कर दे रहे हैं, तो ये केल्विन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 0.2, 319.2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 319.2 प्लस 0.133, तो ये भैया आपका आ जा रहा है कितना, टीबी का जो वैल्यू आया वो आया है 319.333, इतना वैल्यू आपका आ गया, ये केल्विन में आ गया। तो ये आंसर आपका आ गया भैया एकदम परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है, ठीक है। यहाँ से आपका ये आंसर एकदम क्लियर कट फाइनल हो गया, ठीक। चलिए भैया, अच्छा कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए बहुविकल्पी में अगर ये आया एमसीक्यू में, तो आपको केल्विन में आंसर नहीं देगा, आपको सेल्सियस में देगा, तो आपने तो केल्विन में निकाल लिया। अब अगर मान लीजिए आपको घुमा के क्या करता है, भैया तो हमें सेल्सियस में बताओ, तो भैया केल्विन में तो आप निकाल चुके हैं, तो आप सेल्सियस में कैसे निकाल सकते हैं भैया, बिल्कुल सिंपल है, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो भैया सेल्सियस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस बराबर इधर हो जाएगा के, ये प्लस 273 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -273 हो जाएगा। यानी अगर इस वैल्यू में से -273 कर देंगे तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेल्सियस में आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए कोई सेल्सियस में पूछे तो टीबी का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इसमें से -273, तो रुकिए हम आपको करके दिखा रहे हैं, -273, तो ये आपका कितना आ जाता, 46.333 डिग्री सेल्सियस इसमें आ जाता, ठीक है। तो चाहे ये वैल्यू लिखिए चाहे ये वैल्यू लिखिए, दोनों ही वैल्यू क्या है, सही है। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। इस देखिए फॉर्मूला जहां आपको पता है बेसिक, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये ध्यान से मैंने बता दिया भैया, इस तरह से आप वांट ऑफ फैक्टर को भी कर सकते हैं। भाई ये कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो अभी तक पीछे हम लोगों ने किया था, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन भैया क्वेश्चन कराना है ना, तो इसीलिए इसको बना दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। चलो चलो तो भाई, ठीक, चलिए भैया, माइकवा जिंदा है ना, माइकवा जिंदा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए भैया, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। कहा गया है कि H2O2 जो है वो 20% दिया गया है, ठीक है, H2O2 20% दिया हुआ है और ये जल में है, ठीक है। ये किस में घुला है भैया, ये जल में घुला हुआ है, पानी में ये घुला हुआ है। तो इन दोनों का हमें मोल प्रभाज बताना है, मोल प्रभाज माने मोल फ्रैक्शन बताना है। इसका काई बताना है, काई ऑफ H2O2 बताना है क्या होगा, और काई ऑफ H2O में बताना है क्या होगा, ये दोनों का काई बताना है। तो देखिए पहली बात तो ये 20% है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। 100% में से 20% इसका हो गया, ठीक है, 20% इसका हो गया, तो बताइए पानी कितना बचेगा भैया, 100 में से 20 इसका हुआ तो इसका कितना बचेगा, 80% इसका बचेगा। तो ये हमारा 80% हो गया, ठीक है। हालांकि अगर आपको परसेंटेज दे तो परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 ग्राम में इतना घुला है या 100 ml में इतना घुला। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% W/B ऐसे लिख करके दे सकता है, या 10% W/W लिख के दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 100 ग्राम में V अगर लिखा है तो 100 ml में, W मतलब वेट, V मतलब वॉल्यूम, W मतलब वेट, मतलब 100 ml में 10 ग्राम कोई पदार्थ घुला है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और अगर W/W 10% लिख के दिया, इसका मतलब 100 ग्राम में, ठीक है, 10 ग्राम कोई पदार्थ घुला है, इस तरह से लिख के देते हैं। लेकिन अभी हम मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज में ऐसे नहीं बोलेंगे,
मोल प्रभाव में जिसका जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट उसके वेट से ही रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 20% दिया है तो इसको 20 ग्राम मान लेंगे, और इसको 80%, यहाँ से 20 हुआ तो 80 बचेगा तो इसको 80 ग्राम मान के निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे विलेन की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग मोल प्रभाव की बात कर रहा है, इसीलिए इसको 20 और 80 लेके ही सॉल्व करेंगे, इन्हें कि 100 ढाई से रख दें, 100 नहीं रखना है, ठीक है। 100 वाला कब रखना है उसको भी अभी हम क्वेश्चन करा के बता देना, ठीक है। आइए पहले इसको रख लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, ये 20 हो गया, तो H2O2 का मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ H2O2 ऊपर रहेगा, मोल ऑफ H2O2, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, मोल ऑफ H2O2 प्लस मोल ऑफ H2O, इन दोनों का मोल जोड़ देंगे। अच्छा H2O कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ H2O ऊपर रख लेंगे, बटे में मोल ऑफ H2O और प्लस मोल ऑफ H2O2 जोड़ के नीचे रख लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए मोल ऑफ H2O भैया निकाल लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। मोल ऑफ H2O2 कैसे निकलेगा, दिया गया भार कितना मान लेंगे 20 ग्राम, अपॉन में अणु भार, इसका अणु भार कितना आ जाएगा भैया, इसका अणु भार निकालेंगे तो हो जाएगा 32 और 2 16 दूनी 32, 32 और 2 34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/34, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मोल ऑफ H2 भी यही लगले निकाल लेते हैं। मोल ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, दिया गया भार 80 ग्राम मान लेंगे, अपॉन इसका अणु भार कितना हो जाएगा भैया 18 होता है, ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं भैया, परसेंटेज वाले भी आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 20 डिवाइडेड बाय में 34 कितना आ रहा है भैया 0.58, 0.58, ठीक। और इसको इतना आ रहा है 80, 80 डिवाइडेड बाय में 18, ये आ रहा है 4.44। तो बस भैया इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे रख के जो है कि H2O2 का मोल यहाँ पे है तो इसको यहाँ रखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे। उसके बाद H2 का मोल यहाँ पर है तो इसको यहाँ रखेंगे, फिर इन दोनों का जो जोड़े हैं वही चीज यहाँ पे भी रखेंगे जोड़ के, फिर यहाँ पे भी जोड़ना ही है, बस उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब नोट्स में मैंने भेजा हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। रुकिए आपको दिखा देते हैं, कहाँ है क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो वो आपको मतलब उसमें मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32। चलिए तो इस तरह से हटा देते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 98% H2SO4 में जो कि पानी में घुला है उसकी नॉर्मलता बताइए, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं भैया, ठीक है। 98% H2SO4 जो जल में घुला है उसकी नॉर्मलता बताइए कितना आएगा। आइए इसको ध्यान से कर लेते हैं, ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये आपको नोट्स में मैंने दिया है, आप जाके चैनल पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसको देख सकते हैं, ठीक। आइए ये वाला क्वेश्चन भी जो है नोट्स में ही है, ठीक है। ये सारे मैं प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको करने में आसानी हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो देखा हुआ लगे आपको। चलिए तो देखिए क्या बोला भैया, 98% H2SO4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 98% H2SO4 आपका किसमें घुला है भैया, पानी ना पानी में घुला है। तो अब इसका पूछ रहा है बताइए नॉर्मलता कितना आएगा, नॉर्मेलिटी कितना आएगा, ठीक है, कैपिटल एन कितना आएगा। तो अब देखिए यहाँ 98% H2SO4 H2O में घुला है तो इसका नॉर्मलता पूछ रहा है, मोल प्रभाव वगैरह नहीं पूछ रहा है। तो अब हम क्या मानेंगे भैया कि 100% मतलब 100 पानी का हो गया, ठीक है, मान उसमें से 98 ग्राम H2SO4 इसका हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे मान लेंगे कि भैया 100 ग्राम पानी में 98 ग्राम ये घुला है, ऐसे बोल देंगे इसको, या 100 ml पानी में 98 ml ये घुला है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए तो अब आइए इसको निकालते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये होता है दिया गया भार इंटू में 1000, ठीक है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर हो गया, इंटू में होता है वॉल्यूम ml में, ठीक है, ml में लेते हैं ना वॉल्यूम। चलिए तो यहाँ पे ml में ले लेंगे, तो यहाँ पे 100 ml ही यूज कर रहे थे, यहाँ 100 ml ये हमें दे दिया। अच्छा 98% मतलब 98 ग्राम H2SO4, तो हमें इसका भार भी दे दिया, ठीक है। बस हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मैंने बताया है, अणु भार बटे में n फैक्टर। चलिए H2SO4 का अणु भार कितना आएगा भैया, तो आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा 98 आएगा, बटे में इसका n फैक्टर कितना आएगा, H2SO4 एक एसिड है तो एसिड का n फैक्टर H+ से निकालते हैं, तो इसमें से कितने H+ निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रख लेंगे। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लीजिए, तो आइए सब वैल्यू रख दें, अभी काट नहीं रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो भार कितना मान लिया भैया 98 मान लिया, तो हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 1000, ठीक।
बटे में इक्विवेलेंट रेट कितना है भैया 98/2। तो देखिए 98/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये ml कितना ले लिया, परसेंटेज में आप 100 लेंगे, पूरा लेंगे। ये नहीं कि सर जी 98 में 100 में से 98 हटाए तो 2 है ना बचा, तो ये नहीं करना है, वो मोल प्रभाज में करना होता है। अगर आपको टोटल यूज करना है तो आप 100 ही यूज करेंगे, अगर परसेंटेज लगा है तब तो आप 100 यूज कर लिए। चलिए देखिए अब 98 से 98 ध्यान से कट गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 10 और 2 बचा, तो आप जैसे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका जो नॉर्मलिटी है वो 20 आ जाएगा, और आप इसका जो मात्रक है उसको 20 नॉर्मल लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप ऐसे से आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसका मात्रक लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या मैंने बताया था, ग्राम पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन बस लास्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि राउल्ट नियम पर आधारित है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ है लास्ट क्वेश्चन? ये आपका, ठीक है, एनजी वाला, चलिए अच्छा यही दे देते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ गिवन सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर इज 405 mmHg एंड टू कंपाउंड्स ए एंड बी 300 mmHg एंड 450 mmHg लिक्विड वेपर प्रेशर, देन फाइंड अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, एकदम पंचुचुर क्वेश्चन है भैया। आइए देखिए क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन है, एक विलेन है, उसका वेपर प्रेशर जो वाष्प दाब है वो कितना दिया है भैया, 405 mmHg दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि ये लाने के लिए जो है इसमें ए डाला गया और बी डाला गया, ठीक है, इसमें ए डाला गया और बी डाला गया, और ए का जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर, वो दिया गया हमें 400 दिया नहीं 300 दिया, ठीक है। ए का दिया है 300 mmHg, ठीक है, और बी का हमें दिया है भैया 450 mmHg दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों का हमें वाष्प दाब दिया हुआ है, ठीक है, वाष्प दाब हमें दिया है दोनों का, और हमें पूछ रहा है कि बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा ये हमें पूछ रहा है। तो आइए इसको धाय से निकाल देते हैं, ठीक। तो देखिए ये हमें क्या दिया भैया, ये हमें टोटल दिया, टोटल पीटी दिया टोटल, ठीक है, और ये हमें क्या दिया भैया, ये पीए नॉट दे दिया, पीए नॉट क्योंकि ये शुद्ध है, ठीक है, और ये हमें क्या दे दिया, पीबी नॉट दे दिया भैया, क्योंकि ये भी क्या है, शुद्ध है। तो ये बी का दिया, ये ए का दिया, हमें पूछ रहा है काई ऑफ ए कितना आएगा। चलिए तो आइए, तो देखिए सिंपल सा नियम दिख रहा है यहाँ पे, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड है, द्रव है, तो राउल्ट लॉ लगाएंगे। राउल्ट लॉ का भैया एक्टिव फॉर्मूला जन्म जुग्गी कौन सा है, पीए नॉट इंटू में काई ए प्लस पीबी नॉट इंटू में काई बी। तो ठीक है, जितना क्वेश्चन करते रहेंगे उतना आता रहेगा। लिक्विड से लिक्विड की घोल की बात करें तो राउल्ट लगता है, लिक्विड में गैस की बात करें तो हिंदी लगता है, ठीक। अच्छा पीटी की वैल्यू दे रखा है भी, यहाँ पे रख लेंगे, पीए नॉट दे रखा है, पीबी नॉट दे रखा है, बस काई और काई बी नहीं। देखिए काई हमें निकालना है, काई में क्या करना है, निकालना है, तो काई बी को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि भैया अगर काई निकालना है, काई भी तो पता होना चाहिए, तो काई भी तो हमें पता ही नहीं है, तो जब ये वैल्यू पता ही नहीं तो ये आएगा कैसे। तो एक काम कर सकते हैं, इस काई को इस काई के टर्म में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं, चूंकि काई प्लस काई का जो सम है वो बराबर 1 के ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं काई की वैल्यू को, क्या काई बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये काई इधर चला जाएगा, काई हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस काई लिख सकते हैं। तो काई की जगह ये वैल्यू यहाँ ले आके चिपका सकते हैं भैया, तो आइए ध्यान से चिपका लेते हैं। तो हो जाएगा पीटी बराबर में पी ए नॉट इंटू में काई ए प्लस ये हो जाएगा पीबी नॉट इंटू में काई बी, जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा काई आसानी से आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ से काई। मैंने ये फॉर्मूला जो है प्रूफ करके भी दिखाया था कि इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट उठा के लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट रखे रहेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो अब सारी वैल्यू रख लेते हैं भैया। तो अगर इसका, चलिए अच्छा रख लेते हैं, पीटी का कितना दिया है, 405 दिया है, ठीक है, पीए नॉट कितना दिया है, 300 दिया है, ठीक है, काई हमें निकालना है इंटू काई प्लस पीबी नॉट कितना दिया है 450, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस काई। चलिए तो अब इसका देखिए, इसका ये प्लस में है तो अंदर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 405, ठीक है, बराबर में इधर बचेगा 300 काई, और प्लस का 1 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 450 आ जाएगा,
और प्लस का माइनस में इंटू करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 450 का ये इधर हो जाएगा, 450 का ये। ठीक है, तो देखिए ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये दोनों वेरिएबल है तो इनका आपस में कुछ होगा, और ये दोनों नंबर है तो इनका आपस में कुछ होगा, तो नंबर वाले को एक तरफ करिए। तो देखिए 405 है, ये 450 है, तो 450 को इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 405, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 450 बराबर के इधर बचेगा भैया 300 का ये, और ये माइनस 450 का ये बचेगा। देखिए वेरिएबल का वेरिएबल में करना होता है, ये सब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। बड़ो एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो अब देखिए इसको घटाना चालू करिए। तो 450 में से 405 घटाएं, कितना है भैया? 405 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 0। तो देखिए यहाँ पे कितना है भैया? यहाँ पे आएगा 45। लेकिन देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका साइन लगाएंगे माइनस, ठीक है, बराबर के 450 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा भैया? अरे भैया पहचानो हमको 450 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? तो 0 का 0, 5 का 5, 150 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 150, और ये काइए है तो काइए इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, काइए भी लगाने, वेरिएबल है। अच्छा वैल्यू देखिए ये वाली बड़ी है तो इसका साइन माइनस है, तो इसका माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे भैया? देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है। ठीक, अब क्या करेंगे भैया? यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर साइड में, यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो काई ए की वैल्यू है वो कितना आ गया? 45, और मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 45 अपॉन में 150। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको काट लेते हैं। ये हो जाएगा 5 9 जा 45, और ये 5 3 जा 15, और 0 ये कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 0। ठीक है, ये हो गया 3/10। तो ये आ रहा है भैया 3/10। तो जब इसको डिवाइड करें कितना जाए भैया? 0.3। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कोई मात्रक नहीं होता है तो बस वैल्यू लिख के छोड़ देंगे। तो इस तरह से भैया हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो मैंने असाइनमेंट में दिया था उसके मैंने क्वेश्चन करा दिए, कुछ मैंने अपने से क्वेश्चन कराए। ठीक है, तो बस अब इसके आप कॉन्सेप्ट को समझिए। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उस पर भी कुछ अगर वीडियो बनाना होगा तो उस पर बना दूंगा, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ही उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुपर टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बाय बाय गुरु, बाय बाय गुड नाइट, शुभ ड्रीम्स, बाय बाय, टाटा। अच्छा है।